सभी का पांचाल जीएसटी के रिसर्च सेंटर के अंतर्गत हमने पहले पार्ट में समस्थानिकों तक बात कर ली थी। समस्थानिक क्या होते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ कि समस्थानिक क्या होते हैं। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं, उनको समस्थानिक कहते हैं। और अब हम बात करते हैं समभारिक के बारे में। समभारिक के बारे में वहां तक नंबर 3 तक बात हो गई थी और नंबर 4 पर हम बात करते हैं समभारिक के बारे में। समभारिक को जो है वो आइसोबार्स भी कहते हैं। और समभारिक जो है वो क्या होता है, समभारिक वो होते हैं कि अलग अलग तत्व के वे परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या तो भिन्न होती है लेकिन परमाणु क्रमांक जो है वो समान होता है। और उसके अंतर्गत परमाणु क्रमांक समान होते थे, इसके अंतर्गत द्रव्यमान संख्या समान होगी। तो अलग अलग तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान मान लीजिए परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न तथा द्रव्यमान संख्या समान होती है, समभारिक कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम समभारिक का एक एग्जांपल देखते हैं। समभारिक के अंतर्गत हम कार्बन का जो है यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन का देखते हैं। तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है 6 और इसका जो द्रव्यमान जो होता है वो होता है इसका 14। माफ कीजिए, कार्बन का ना देखकर हम देखते हैं आर्गन का और कैल्शियम का। तो आर्गन का जो है परमाणु क्रमांक 40 होता है तथा कैल्शियम का भी जो है वो परमाणु क्रमांक 40 होता है। तो यहाँ पर हम इसका एग्जांपल समभारिक का देख लेते हैं। और समभारिक जो होते हैं वो अभी बता चुके हैं कि अलग अलग तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न तथा द्रव्यमान संख्या समान होती है समभारिक कहलाते हैं। आर्गन जो है उसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है, इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन की संख्या 20 है। और जो है यहाँ पर इनका परमाणु क्रमांक जो है परमाणु क्रमांक तो अलग अलग है लेकिन जो है द्रव्यमान संख्या वो संख्या समान है। तो यहाँ पर समभारिक के बारे में जानकारी हो चुकी है। अब हम परमाणु संरचना से दिए गए कुछ नियमों पर पढ़ते हैं और नियमों के आधार पर ही हम बात करते हैं कि किस प्रकार से परमाणु के बारे में नियम दिए गए। ओहम नियम जिनमें इलेक्ट्रॉन किस तरह बढ़ते हैं हम, तो ओहम नियम को हम पहले देखते हैं। ओहम नियम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओहम नियम, ओहम नियम जो है ओहम वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इसका नाम ओहम नियम रखा गया। और इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में बढ़ते हैं जिस कक्षक की ऊर्जा जो है वो कम होती है, बाद में उस कक्षक में बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक की ऊर्जा अधिक होती है। यहाँ पर हम लिखेंगे इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में बढ़ते हैं जिसमें ऊर्जा कम होती है। बाद में उस कक्षक में बढ़ते हैं जिसकी ऊर्जा अधिक होती है। और इस संदर्भ को समझने के लिए ओहम ने जो है एक चित्र द्वारा समझाया, तो उस चित्र को हम देखेंगे। पहले आप ओहम नियम क्या होता है इसको उतार लीजिए। ओहम नियम के संदर्भ में उन्होंने एक संरचना
दी उस संरचना के आधार पर हम देखते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में बढ़ते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में बढ़ते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जो है 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p और 8s। इसके अंतर्गत उन्होंने इलेक्ट्रॉन भरना बताया कि पहले किस कक्षक में भरेंगे और बाद में फिर कक्षक में। तो पहले जो है वो इलेक्ट्रॉन 1s कक्षक में भरा जाएगा, बाद में 1s कक्षक में भरने के बाद 2s कक्षक में भरा जाएगा, 2s कक्षक में भरने के बाद 2p कक्षक में जो है इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर 3s कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरते हैं और फिर वापस से घूमकर 3p कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 4s कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरते हैं और फिर वापस घूमकर 3d कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर 4p कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरते हैं और 5s कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर 4d कक्षक में जो है वो इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 5p में भरते हैं, फिर 6s में भरते हैं, फिर 4f में भरते हैं, 5d में भरते हैं, 6p में भरते हैं, 7s में भरते हैं और फिर वापस से जो है वो पुनः चक्रण करते हुए 5f में भरते हैं, 6d में भरते हैं, 7p में भरते हैं और 8s में भरते हुए जो है इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षकों तक भर दिए जाते हैं। तो इनकी ऊर्जा को समझने के लिए हम ये चित्र द्वारा समझाते हैं कि पहले जो है वो इलेक्ट्रॉन 1s कक्षक में भरते हैं, फिर घूमते हुए जो है 2s कक्षक में भरते हैं, 2s कक्षक में घूमते हुए 2p कक्षक में भरते हैं, फिर 3s कक्षक में भरते हैं, 3s कक्षक से घूमते हुए 3p कक्षक में भरते हैं, 3p कक्षक में भरते हुए फिर 4s कक्षक में आते हैं, 4s कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 5s फिर 3d में भरते हैं, 4p में। इसके साथ ऐसे ही चक्रण चलता रहता है। इसको देखने के लिए हम पहले 1s कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर 2s कक्षक में, फिर 2p कक्षक में, 3s कक्षक में, 3p कक्षक में, 4s कक्षक में, फिर 3d कक्षक में और 3d के बाद जो है 4p और 5s कक्षक में, 5s कक्षक से अपन पुनः चक्रित करते हुए 4d कक्षक में, 4d से 5p और 6s, 4d कक्षक में, फिर 5p कक्षक में और फिर 6s कक्षक में, 6s कक्षक से फिर पुनः चक्रित करते हुए 4f कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 4f कक्षक से 5d में, 5d से 6p में, 6p से 7s में, 7s से 5f में, 5f से 6d में, 6d से 7p में और 7p से 8s में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो यहाँ पर हम ओबाउ नियम के बारे में एक एग्जांपल भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरते हैं। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं ऑक्सीजन का, O से इसको प्रदर्शित किया जाता है और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है और 8 होता है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उदासीन परमाणु होगा तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके अंतर्गत भरते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही हम भरेंगे। तो पहले हम भरते हैं 1s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन। इनके अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्वांटम संख्याओं के आधार पर हम भरते हैं कि s कक्षक जो है उसमें अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो s कक्षक में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, s के अंतर्गत 2, p के अंतर्गत 6
और डी के अंतर्गत 10 इलेक्ट्रॉन और एफ के अंतर्गत 14 इलेक्ट्रॉन हम आराम से भर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया है और इसको जो है इस आधार पर हम ओपाव नियम को देखते हैं। एस कक्षक में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं अपन, पी कक्षक में जो है 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, डी में ज़्यादा से ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं और एफ में जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन अधिकाधिक भर सकते हैं। ओपाव नियम के आधार पर पाउली का नियम होता है। पाउली के नियम को भी हम देखते हैं कि पाउली का नियम क्या होता है। पाउली का अपवर्जन नियम तो पाउली के इस नियम के आधार पर यह होता है कि किन्हीं 4 क्वांटम संख्याओं का जो मान होता है वो बराबर नहीं होता है। 4 क्वांटम संख्या n, l, m और s का जो है क्वांटम संख्याओं का मान बराबर नहीं होता है। 3 क्वांटम संख्याओं का जो मान है वो बराबर हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पाउली का अपवर्जन क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार किन्हीं 4 क्वांटम संख्याओं का मान क्वांटम संख्या जैसे n, l, m और s का मान बराबर नहीं होता है। केवल 3 क्वांटम संख्याओं का मान बराबर हो सकता है। 3 क्वांटम संख्याओं का मान बराबर हो सकता है। तो यहाँ पर पाउली का अपवर्जन नियम हो चुका है। तो आधुनिक आवर्त नियम के बारे में हम बात करते हैं। आधुनिक आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त नियम जो है वो हेनरी मोजले ने दिया। हेनरी मोजले ने दिया और कब दिया? 1913 में यह नियम मोजले द्वारा प्रतिपादित किया गया। और आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर जो है किसी भी तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसकी या उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो यहाँ पर किसी तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। हेनरी मोजले द्वारा आधुनिक आवर्त नियम को जो है प्रतिपादित किया गया। 1913 में ये नियम हेनरी मोजले ने दिया। और जो है आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले द्वारा प्रतिपादित की गई या हेनरी मोजले द्वारा दी गई। इस आधुनिक आवर्त सारणी के अंतर्गत जो है वर्गों की संख्या 18 थी तथा आवर्त जो है वो 7 आवर्त थे। आवर्त जो है वो 7 आवर्त है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार। तो यहाँ पर आधुनिक आवर्त नियम हो चुका है। तो नंबर 4 पर हम बात करते हैं मेंडलीव के आवर्त नियम क्या है। मेंडलीव
का आवर्त नियम सर्वप्रथम जो है वो आवर्त सारणी मेंडलीव के द्वारा ही प्रतिपादित की गई थी, और उसके आधार पर उसमें संशोधन करने के बाद आधुनिक आवर्त सारणी को हेनरी मोजले ने दिया। तो मेंडलीव की जो आवर्त नियम था वो मेंडलीव का आवर्त नियम इन्होंने मेंडलीव का आवर्त नियम 1869 में मेंडलीव द्वारा दिया गया। और इस नियम के अनुसार जो है किसी भी तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं वो परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो किसी भी तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु भार आवर्ती फलन होते हैं। इनके नियमों की भी कुछ कमियां निकली, और उन कमियों को विस्तार से पढ़ने के लिए हमें और भी इसका गहन अध्ययन करना होगा, लेकिन इसको ज़्यादातर अंदर से पूछा नहीं जाता है, इसलिए मेंडलीव के आवर्त नियम को यहाँ तक ही सीमित करते हैं। तो मेंडलीव का आवर्त नियम हो चुका है, और इसके बारे में हम देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कोश क्या होते हैं और कोश क्या होते हैं। इसको उतार लीजिए। तो अब हम बात करते हैं कोश के बारे में। कोश या कक्षा या क्लास किसे कहते हैं? तो कोश हम बात करते हैं, कोश किसे कहते हैं? कोश इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ पर गति करता है उसे कक्षा या कोश कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ पर गति करता है उसे कक्षा या कोश कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ पर गति करता है उसे कक्षा या कोश कहते हैं। और किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो 2n² होता है। तो किसी कोश में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 2n² से जो है ज्ञात की जा सकती है। जैसे KLMNO कोश होते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि KLMNO आदि, या 1 2 3 4 5 के द्वारा कोश या कक्षा को प्रदर्शित करते हैं। और किसी भी परमाणु के अंतर्गत कक्षा या कोश जो है वो अनंत संख्या में उपस्थित होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ पर गति करता है उसके कोणीय संवेग के आधार पर करता है। तो वो कोणीय संवेग के बारे में हम नील्स बोर का जो मॉडल पढ़ते हैं उसके बाद मॉडल जो पढ़ते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस कोणीय संवेग के, मतलब किसका जिस कोश में उसका कोणीय संवेग क्या होता है उसके आधार पर ही इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में गति करता है। तो यहाँ पर जो है कक्षा या कोश हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमने एक सारणी बनाई है, उस सारणी के आधार पर हम देखते हैं कि कोश में कितने उपकोश होते हैं, कितने कक्षक होते हैं, उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं। तो जैसे कि कोश जो होता है वो K L M N और O के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो K कोश, L कोश, M कोश, N कोश और O कोश। तो KLMNO कोश के अंतर्गत हम कोश को देखते हैं। तो इसके अंतर्गत एक
4 और 5। तो इसके अंतर्गत जो कोश होते हैं वो केवल एस कोश, एस कोश इसके अंतर्गत होता है। इसके अंतर्गत एस पी, और इसके अंतर्गत जो है एस पी और डी उपकोश, इसके अंतर्गत एस पी डी एफ, और इसके अंतर्गत एस पी डी और एफ और जी उपकोश इसके अंतर्गत उपस्थित होते हैं। और इनमें जो कक्षकों की संख्या होती है वो 1, 4, 9, 16 और 25 होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या है जो 2n स्क्वायर से हम ज्ञात कर सकते हैं। 2n स्क्वायर से हमने बताया था कि n जो है यहाँ पर लिख देते हैं हम, n जो है वो कोश की संख्या है, n कोश की संख्या। तो यहाँ पर n कोश की संख्या है, 2n स्क्वायर से हम निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई n स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, तो बराबर। तो यहाँ पर जो है के कोश में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल कोश में ऐसे ही देखते हैं 2n स्क्वायर से होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन इसके अंतर्गत होंगे। एम कोश में 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन इसके अंतर्गत होंगे। और एन कोश के 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन, और ऐसे करके 5 का स्क्वायर 25 दूनी 50 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो है इस सारणी के द्वारा हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। तो वीडियो में आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।